एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिविजन देख लेते हैं कि उन्हें किस किस भाग में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला है एराज। द मेजर यूनिट्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम आर कॉल्ड एराज। जो जियोलॉजिकल टाइम होता है उसका जो मेजर यूनिट होता है, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है, उसे क्या कहते हैं? एराज कहते हैं। तो देयर आर 4 एराज। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 तरह के एरा होता है: प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पीरियड्स। ईच एरा हैज़ बिन सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर टाइम यूनिट्स कॉल्ड पीरियड्स। जब आप प्रत्येक एरा को छोटे छोटे टाइम यूनिट्स में सब डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। फिर है इपॉक्स। द पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड इपॉक्स। जब पीरियड्स को आप स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इपॉक्स कहते हैं। एंड द रॉक यूनिट्स करस्पॉन्डिंग टू इपॉक्स आर कॉल्ड सीरीज। और इपॉक्स के अनुसार जो रॉक यूनिट रहता है उससे हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। ठीक है। स्टेज। अ पार्ट ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड स्टेज। और सीरीज के एक पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेज। एंड जोन। द बेसिक यूनिट ऑफ अ स्टेज इज कॉल्ड जोन। जो स्टेज के बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग सब डिवीज़न ऑफ जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए देख लेते हैं। बहुत बार ये भी पूछा जाता है। तो एरा इस साइड में है, यहाँ पे बीच में मैंने पीरियड लिखा है और इधर आपका इपोक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सेनोजोइक एरा देख लेते हैं। इसका 2 है, क्वाटरनरी एंड टर्सरी पीरियड। ठीक है। क्वाटरनरी पीरियड में 2 इपोक होते हैं, रिसेंट एंड प्लाइस्टोसीन। उसी तरह टर्सरी में आपके 5 इपोक होते हैं: प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन। उसके बाद जो हमारा दूसरा एरा है वो है मेसोजोइक। इसमें आपके 3 पीरियड होते हैं: क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्राजिक। ठीक है। बाद जो तीसरा एरा है वो है पैलियोजोइक, जिसके 6 पीरियड्स हैं: पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट एरा है जो है प्री कैम्ब्रियन, और इसका 2 पीरियड्स है: प्रोटेरोजोइक एंड एर्क्योजोइक। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो दिस डिविजन्स आर एज फॉलोज। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पेनिनसुलर इंडिया, दूसरा है इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड तीसरा है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। तो हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो नीचे का ये जो पूरा पार्ट आ रहा है ये आपका हो रहा है पेनिनसुलर एरिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इंडो गैंगेटिक प्लेन, वो इस साइड का एरिया और यहाँ का एरिया जो है, और यहाँ कुछ ये आपका है इंडो गैंगेटिक प्लेन। और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो है वो आपका हिमालय के अलोंग चल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया। द पेनिनसुलर इंडिया lies to the south of the plains of Indus and गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। जो कि अभी हमने देखा कि वो किधर था, साउथ प्लेन, इंडस का साउथ प्लेन की तरफ और गंगा रिवर सिस्टम की तरफ था। ठीक है। दूसरा था इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड दिस प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम असम इन द ईस्ट थ्रू बंगाल, बिहार एंड यूपी अप टू पंजाब इन द वेस्ट, जैसे कि अभी हमने मैप में देखा था। और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया जो है आपका अलोंग द हिमालयन रेंज। तो पेनिनसुलर इंडिया में आपका पर्मो कार्बोनिफेरस इस तरह के कोल पाए जाते हैं, और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में आपके टर्सरी कोल पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। द कोल ऑफ इंडिया में क्लासिफाइड इनटू 2 एरास। तो यह 2 एरा में जो है कोल क्लासिफाइड किया गया है। एक है पर्मो कार्बोनिफेरस जो भी मैंने बताया था,
और इसे हम क्या कहते हैं, गोंडवाना कोल। और दूसरा है टर्सरी, जिसे हम कहते हैं टर्सरी कोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमो कार्बोनिफेरस। तो परमो कार्बोनिफेरस गोंडवाना कोल कहते हैं, और ये इंडिया में 90% भाग में क्या है, गोंडवाना कोल ही है। और ये 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, यानी कि एक पुराने कोल हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और उनका एरा क्या होता है, परमो कार्बोनिफेरस एरा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, गोंडवाना कोल, ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा है टर्सरी, जो कि आपको 10% भाग में मिलता है इंडिया में, और ये आपका 15 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया में मिलता है, जो अलोंग द हिमालयन रेंज के अलोंग है, ठीक है। और इसका एज जो होता है वो इयोसीन एंड ओलिगोसीन, बहुत सारे बुक में ओलिगोसीन बस दिया हुआ है, बट ये इयोसीन एंड ओलिगोसीन दोनों में मिलता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कोल। एंड द टर्शरी कोल इज नॉन एज द ब्राउन कोल। टर्शरी कोल को क्या कहता है, टर्शरी कोल को हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। एंड टर्शरी कोल इज़ द लिग्नाइट कोल। टर्शरी कोल क्या होता है, बेसिकली वो लिग्नाइट कोल है, क्योंकि वो ज़्यादा अभी उसको टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं, ज़्यादा ओल्ड नहीं है ना, इसलिए वो लिग्नाइट वैरायटी के कोल होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टर्शरी कोलफील्ड कहाँ कहाँ मिलते हैं। टर्शरी कोलफील्ड आर फाउंड इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड ऑल्सो इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। On the basis of plant fossils, mainly the Gondwana is divided into। तो प्लांट फोसिल्स के आधार पे जो गोंडवाना है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अपर गोंडवाना और दूसरा है लोअर गोंडवाना। तो अपर गोंडवाना का एज क्या है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस में जो कोल पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपर गोंडवाना, ठीक है। और परमो कार्बोनिफेरस में जो कोल पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोअर गोंडवाना। और अपर गोंडवाना के जो प्लांट फोसिल्स हैं उसमें मेनली है टिलोफाइलम, और दूसरा है ऑटोजेमाइट्स। ऑटोजेमाइट्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट टिलोफाइलम आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद उसी तरह से लोअर गोंडवाना में जो हमारे प्लांट फोसिल्स हैं वो है ग्लोसोबैक्टेरिस, सीजोनियोरा, गंगामोप्टेरिस एंड वर्टिब्रारिया, ठीक है। तो अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना में भी आपका इम्पोर्टेंट है लोअर गोंडवाना, तो हम लोग लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। तो लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके डिवीजन है, ग्रुप एंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो लोअर गोंडवाना डिवीजन का है, इसमें ग्रुप 3 है, पंचेत, दामोदा एंड तालचेर। और पंचेत का फॉर्मेशन है बस पंचेत, दामोदा का है रानीगंज, बैरन मेजल्स, बराकर, करहरबारी। और तालचेर का है आपका रिकबा, तालचेर एंड बोल्डर बेड। तो कोल डिपॉजिट के लिए आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है दामोदा फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट जो है वो आपका जिस फॉर्मेशन में हुआ है, वो मतलब जिस ग्रुप में हुआ है वो है दामोदा में, ठीक है। तो इसमें आपके 4 तरह के फॉर्मेशन है, रानीगंज, पेरन मेजस, बराकर एंड करहरबारी। तो हम सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको पता है कि कोल का फॉर्मेशन होने के लिए आपको वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो करहरबारी में आपका जो क्लाइमेट था वो वार्म क्लाइमेट था, और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स क्या होते हैं, डेवलप करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत पतला पतला कोल सीम आपको देखने को मिलता है, जो कि 2 मीटर तक के थिकनेस वाले होते हैं, और 2 मीटर से ज़्यादा थिकनेस के वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बराकर में। यहाँ पे आपका ह्यूमिड क्लाइमेट था, और यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट में आपको कोल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, जिसका थिकनेस आपका 100 से लेकर के 190 मीटर तक यानी 190 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। फिर बैरन मेजर्स, बैरन मतलब क्या होता है, खाली, यानी कि यहाँ पे आपको कोयला नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था वो एरिड क्लाइमेट था, और सिर्फ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही कोयले बनते हैं। तो एरिड क्लाइमेट होने की वजह से बैरन मेजर्स में आपके कोई भी कोयले नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है रानीगंज। रानीगंज में आपका वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, तो यहाँ पे भी ह्यूज अमाउंट में कोल मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कोल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ हुआ है, तो इसका इस फॉर्मेशन के आधार पे आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, बराकर में,
उसके बाद रानीगंज और उसके बाद करहरबारी में, क्योंकि बेरन मेजर्स में तो कोई कोल नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गोंडवाना कोल फील्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गोंडवाना कोल फील्ड आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम। तो इस एरिया में आपके गोंडवाना कोल फील्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट फॉर्मेशन कौन सा है, बराकर। उसी तरह जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट गोल्ड डिपॉजिट इन इंडिया है वो क्या है, ईब रिवर वैली, जो आपका उड़ीसा में है। और यहाँ पे आपके जो होल्स इनकी थिकनेस है वो है 189 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर प्लांट फॉसिल से आपका 1 मीटर पीट बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड में आपके मुख्यतः 3 बेसिन्स पाए जाते हैं झारखंड में। पहला है कोयल वैली बेसिन, दामोदर वैली बेसिन एंड देवघर कोल बेसिन। कोयल वैली बेसिन और दामोदर वैली बेसिन, इसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन जो देवघर कोल बेसिन है इसका जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ टू साउथ में है। तो अब हम देख लेते हैं कि कोयल वैली बेसिन में कौन कौन से कोलफील्ड आते हैं। पहला है हुटार, फिर डाटनगंज एंड औरंगा। ये 3 जो हैं आपके कोयल वैली बेसिन में आते हैं। उसके बाद दामोदर वैली बेसिन, इसमें आपका आता है नॉर्थ करनपुरा, साउथ करनपुरा, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, रजरप्पा, गिरिडीह एंड झरिया। ये आपका दामोदर वैली बेसिन में आता है। और थर्ड है देवघर कोल बेसिन, इसमें आपका देवघर, लालमटिया एंड राजमहल, ये तीनों आपका देवघर कोल बेसिन में आता है। ठीक है, उसके बाद 1-2 मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हुए हैं, वो देखिए। विच इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन झारखंड। तो झारखंड का लार्जेस्ट कोल फील्ड कौन सा है, वो क्या है इसका आंसर, झरिया। अ कोल फील्ड फायर दैट हैज़ बर्न अंडरग्राउंड फॉर अ सेंचुरी। तो झरिया ऐसा कोल फील्ड है जहाँ की उसके नीचे अंडरग्राउंड में क्या हुआ है, आग लगा हुआ है और वो अभी तक भी जल रहा है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कोल इज़ फाउंड इन झारखंड। तो झारखंड में आपका विटामिनस टाइप का कोल मिलता है। ठीक है, एंड विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। तो हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया जो स्टेट के पास है वो है झारखंड, जिसमें आपका 40% है इंडिया का। ठीक है, एंड विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। तो इसमें आपका फर्स्ट में है छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका झारखंड नहीं है प्रोड्यूसर में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है गोंडवाना कोल बेसिन्स। तो क्या है, गोंडवाना कोल्स आर फाउंड इन 4 बेसिन्स, 4 बेसिन्स मिलते हैं। पहला है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा बेसिन, तीसरा है दामोदर बेसिन और चौथा है आपका महानदी बेसिन। तो यहाँ पे आपके गोंडवाना कोल मिलते हैं। इन पॉइंट ऑफ यूटिलिटी कोल इज़ मोर प्रीशियस देन डायमंड, सो इट इज़ नॉन एज ब्लैक डायमंड। तो यूटिलिटी के दृष्टिकोण से जो आपका कोल है वो डायमंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है, हाउ इज़ कोल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट डेब्रिज। तो प्लांट डेब्रिज के आधार पे कोल को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, प्लांट डेब्रिज यानी उसके सॉफ्टर पार्ट एंड हार्डर पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 2 तरह के होते हैं, ह्यूमिक कोल एंड सैप्रोपेलिक कोल। तो ह्यूमिक कोल्स आर बैंडेड कोल्स, इसमें आपको बैंडेड देखने को मिलते हैं, एंड सैप्रोपेलिक कोल्स आर नॉन बैंडेड कोल्स, इसमें आपको कोई भी बैंडेड देखने को नहीं मिलते हैं। एंड ह्यूमिक कोल में क्या है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द हार्डर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ रूट और ब्रांचेस। तो ये प्लांट के हार्डर पार्ट से बनते हैं जो कि रूट और ब्रांचेस हो सकते हैं। एंड इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ ईदर फ्रॉम एल्गे, ईदर फ्रॉम स्पोर्स और पॉलेंस। ठीक है, तो इस सैप्रोपेलिक कोल वो प्लांट के सॉफ्टर पार्ट से बनते हैं जो कि एल्गे, स्पोर्स या पॉलेंस हो सकते हैं। और उसके दूसरे क्या है कि ये किस इन्वायरमेंट में डेवलप करते हैं, लेगस्ट्राइड इन्वायरमेंट, यानी जहाँ पे लेक या पॉन्ड होगा उस इन्वायरमेंट में ये डेवलप करते हैं। और इट इज़ ओरिजिनेटेड इन वेरी डेप्थ, और बहुत गहराई में इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक,
और आज मैंने आपका सिंपल इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। झारखंड रेफरेंस के बारे में, झारखंड रेफरेंस के में जो पुल हैं उसके बारे में एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो आपका स्पेशल पेपर है वहाँ से भी कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा और कितने लोगों ने सिलेक्शन लिया है और आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।